नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के बज चुके हैं 9 और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का आज का एडिशन। अब से कुछ देर पहले 26/11 मुंबई हमले का आरोपी तहव्वुर राणा अमेरिका से घसीट के भारत लाया गया है। 2008 में मनमोहन सिंह की कांग्रेस सरकार के दौरान हुए इस हमले में 175 भारतवासी, हमारे देशवासी मारे गए थे। तब यूपीए सरकार ने इस हमले के आरोपियों को भारत लाने के कई दावे किए थे, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला था। नतीजा आज निकला है और मोदी सरकार उसको लेके आई है। इसलिए अगर आप देश के किसी भी हिस्से में रहते हैं, तहव्वुर राणा का भारत आना बहुत बड़ी भारत की जीत है। भारत में नस्लवाद को अब भारत के हवाले करने का निर्णय। इतिहास की भूल का वर्तमान में सुधार कैसे होता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देश के सामने है। मुंबई में 26/11 आतंकी हमले का आरोपी तहव्वुर राणा अमेरिका से भारत लाया जा चुका है। ये मोदी सरकार की बड़ी कूटनीतिक कामयाबी है। मैं मानता हूं तो राणा की यहाँ वापिस आना ये मोदी सरकार की कूटनीति का बहुत बड़ी सफलता है जी। तो क्योंकि जिनके समय में जब बम धमाके हुए वो तो ला नहीं पाए। पाकिस्तानी मूल के कनाडाई नागरिक तहव्वुर राणा को करीब 16 साल पहले अमेरिका में अरेस्ट किया गया था। मुंबई हमले की 405 पन्नों की चार्जशीट में राणा का नाम आरोपी के तौर पर दर्ज है। चार्जशीट के मुताबिक राणा आईएसआई और लश्कर-ए-तैयबा का मेंबर है और इसने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड मुख्य आरोपी डेविड कोलमैन हेडली की मदद की थी। लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर भी सियासत से बाज नहीं आ रहा। राणा को लेके आ रहे हो, ऐसा लग रहा है कि जैसे ट्रम्प से टैरिफ माफ करा लिया हो आपने। जो गुनहगार हैं, जिन्हें इस देश को तोड़ने मारने का काम किया, उनको आप लेके आ रहे हो, तो फिर भी आप सीना चौड़ा कर रहे हो। कांग्रेस की सरकार ने कुछ किया नहीं आरोपियों के ऊपर सख्त सजा दिलाने के लिए, बल्कि जो पकड़ा गया था कसब उसको भी बिरयानी की। लेकिन आज ये जानना भी जरूरी है कि मुंबई हमले के बाद कांग्रेस की अगुवाई वाली तत्कालीन यूपीए सरकार ने क्या किया था। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी किताब में लिखा था कि मनमोहन सरकार मुंबई हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन से बच रही थी। मनमोहन सरकार को डर था कि इससे मुस्लिम विरोधी भावनाएं बढ़ेंगी, जिससे बीजेपी की सियासी ताकत बढ़ेगी। इस बीच न्यूज 18 के राइजिंग इंडिया मंच से पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने 2 बड़े संदेश दिए। उस वक्त के कांग्रेस के नेता ही राष्ट्र के विभाजन के लिए जिम्मेदार हैं। उनकी तुष्टीकरण की नीति ही राष्ट्र के विभाजन के लिए जिम्मेदार है। जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं वो देश हित की नीतियों के साथ वोट बैंक के कारण कॉम्प्रोमाइज करते हैं। भारत रुकने वाला नहीं है, भारत झुकने वाला भी नहीं है, भारत अब थमने वाला भी नहीं है। तो आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। कांग्रेस की भूल, मोदी का सुधार। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। 26/11 पर यूपीए सरकार की नीति और नियत का विश्लेषण। पूर्व यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा की किताब अ प्रॉमिस्ड लैंड में लिखा है, मनमोहन सरकार मुंबई हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन से बच रही थी। यह बराक ओबामा ने लिखा है। उन्हें डर था कि इससे मुस्लिम विरोधी भावनाएं बढ़ेंगी और बीजेपी की सियासी ताकत बढ़ेगी। अ प्रॉमिस्ड लैंड में बराक ओबामा यह लिखते हैं कि 26/11 के बाद कांग्रेस की सरकार ने क्यों नहीं रिएक्ट किया था। आइए मैं बढ़ता हूं आगे। अब भारत की बात कर लेते हैं। फली होमी मेजर, पूर्व एयर चीफ मार्शल, नवंबर 2017 में कहते हैं कि वायुसेना ने बदला लेने के लिए पूरी प्लानिंग कर ली थी और पूरी तैयारी कर ली थी। पीओके में आतंकी ट्रेनिंग कैंपों पर सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी थी, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस अर्थात यूपीए सरकार ने सेना के हाथ बांध दिए थे। ये फली होमी मेजर साहब कह रहे हैं और 2017 में कह रहे हैं। अब मैं आता हूं कांग्रेस के नेताओं ने क्या क्या कहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता मनीष तिवारी की किताब है
10 फ्लैश पॉइंट्स 20 इयर्स। अगर किसी देश यानी पाकिस्तान को बेगुनाह लोगों के नरसंहार पर कोई खेद नहीं है तो संयम ताकत की पहचान नहीं है, कमजोरी की निशानी है। 26/11 एक बड़ा मौका था जब शब्दों से ज्यादा जवाबी कार्रवाई दिखनी चाहिए थी। ये तब यूपीए सरकार में मंत्री भी थे, ये इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। यानी मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिए और वो तीनों अपने आप में बड़े हैं। एक खुद कांग्रेस के हैं, एक एयर चीफ मार्शल है फॉर्मर, और एक फॉर्मर प्रेसिडेंट यूएस है। आइए मैं बड़े सवाल की बात करता हूं। सेना तैयार थी, अंतरराष्ट्रीय समर्थन भी मौजूद था, तो क्या तुष्टीकरण के लिए यूपीए सरकार मौन थी? जिसकी बात गृह मंत्री अमित शाह भी करते हैं और प्रधानमंत्री ने राइजिंग भारत के मंच से भी यह बात कही कि तुष्टीकरण अब यह देश नहीं सहने वाला है। यह जवान पीढ़ी को समाप्त करने के लिए तुष्टीकरण किया गया था। आइए, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी के, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। शायना एनसी प्रवक्ता शिवसेना की हैं, विवेक श्रीवास्तव हैं, वरिष्ठ नेता लेफ्ट के। मेरे साथ इस चर्चा में सुप्रिया श्रीनेत जी हैं, जो कि कांग्रेस की सोशल मीडिया की चेयरपर्सन भी हैं और साथ ही कांग्रेस की प्रवक्ता भी हैं। सुप्रिया जी, इस चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करता हूं। सुप्रिया श्रीनेत, ऐसा लग रहा है कि क्रेडिट लेने की होड़ है। मोदी सरकार तो मान रही है कि वही वापस लेके आ रहे हैं, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? सुप्रिया जी। आपको, आपके दर्शकों को और मेरे फेलो पैनलिस्ट को सबसे पहले तो मेरा नमस्कार। मैं एक बात बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड कहना चाहती हूं, और बात ऐसी है कि कुछ चीजें जो होती है वो किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी देश के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए राजनीति से ऊपर होती है, और वो दलगत राजनीति से भी ऊपर होती है, वो कौन सी सरकार किस पार्टी की है उससे भी ऊपर होती है। चाहे वो टेररिज्म से निपटना हो, चाहे वो ऐसे लोगों से निपटना हो जिन्होंने हिंदुस्तान की भूमि पर, हिंदुस्तान की सरजमी पर हमारे लोगों के साथ उनकी हत्या करी हो या उनका खराब साथ व्यवहार किया हो। और ऐसे में हम इसका सपोर्ट करते हैं। हमें संतुष्टि है इस बात की कि एक व्यक्ति जिसकी 26/11 में भूमिका थी, जिस 26/11 में 166 लोग इस देश के शहीद हो गए थे, सुरक्षा कर्मी थे और लोग घायल हुए थे, वो हिंदुस्तान उसका प्रत्यार्पण हुआ है। लेकिन उसी बात पे मैं, और मेरा राष्ट्रवाद मुझे कहता है कि कोई भी सरकार हो उसका काम है ये करना, लेकिन ये काम गवर्नेंस एंड कंटिन्यूटी होता है। 2008 में जब ये हमला हुआ और उसके बाद की जो कार्रवाइयां हुई, मुझे इस बात की संतुष्टि है और गर्व है अपने देश की एजेंसीज पर, गर्व है अपने देश के लीगल फुल प्रूफ सिस्टम पे, उन साक्ष्यों पर, उन सबूतों पर जो अमेरिका की कोर्ट में हमने दिए और जिसकी बदौलत आज ये तहबूर राणा हिंदुस्तान का इसका प्रत्यार्पण हुआ है। मुझे और भी खुशी होती अगर डेविड कोलमैन भी यहाँ आया होता, जो गिलानी है और पाकिस्तान नागरिक था, अपने आप को अमेरिकन आप बताता है। लेकिन ये एक सरकार का शुरू किया हुआ और एक सरकार का खत्म किया हुआ प्रक्रिया है। अगर यूपीए सरकार ने साक्ष्य या सबूत न दिए होते, एक फुल प्रूफ केस ना बनाया होता, फॉलो अप ना किया गया होता, प्रेशर ना बनाया होता अमेरिका ने, तो शिकागो की कोर्ट ने तो उसको रिलीज कर दिया था। असलियत यह है कि डेविड कोलमैन बाद में अप्रूवर बन गया, वो नहीं भेजा गया और तहबूर राणा आया है। इसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई हो जिससे हेमंत करकरे जैसे शहीदों का, हमारे 166 नागरिकों के शहादत का बदला लिया जा सके। ये सब बातें जी एक बड़ी स्टेटमेंट आ रही है। एक तहबूर राणा को उसका हक मिले, कांग्रेस के बड़े नेता पृथ्वीराज चौहान ने यह बयान दिया है। महाराष्ट्र के नेता हैं और फॉर्मर सीएम है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मिनिस्टर रह चुके हैं। तहबूर राणा पर बयान दिया है। राणा को भी कसाब की तरह कानूनी अधिकार मिले, ये कहा है। इसके साथ मिला है राणा ने 26/11 हमले में गुनाह कबूल नहीं किया है। भारत में कंगारू कोर्ट नहीं है। बड़ा बयान है, बड़ा स्टेटमेंट है ये पृथ्वीराज चौहान का। मैं सीधा शायना एनसी से रिएक्शन लेता हूं। शायना एनसी, इसके मायने क्या है? और ये तो कंटिन्यूटी में है, इसमें आपने एहसान थोड़ी करा है। शायना एनसी 40 सेकेंड्स, देन सुधांशु वेट, सुप्रिया जी, आई विल कम बैक टू यू। शायना एनसी 30 सेकेंड्स। अमीश जी, कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण किस हद तक करेगी? मैं एक मुंबईकर हूँ। आज मैं स्वागत करती हूँ कि तहबूर राणा को एक्स्ट्राडाइट किया गया, लेकिन ये अचानक से नहीं हुआ है। हम सब जानते हैं ये एक सस्टेन्ड कैंपेन, एक एफर्ट था मोदी सरकार की, जो 2019 में शुरुआत हुआ। और भूलिएगा मत
कि जो लोग आज बैठे हैं और बोल रहे हैं कि उनको ये कोई कैंगरू कोर्ट नहीं, क्या आपको पता है कि कितने सारे लोगों की जान गई है 26/11 में? आप देखें तो दिसंबर में वो इंडिया ने जब डिप्लोमेटिक टाइज की बात की और डिप्लोमेटिक नोट भेजा था यूएस को टू एक्स्ट्राडाइट राणा, ये शायद जून 10 को जी, था जी मैडम। 2020 में, कि इंडिया ने ये कंप्लेंट फाइल किया और अरेस्ट मांगा जी। राणा का। और ये पहली बार इतिहास में है कि यूएस ने ये स्वीकार किया है और उनको भेजा है। आईएसआई का पर्दाफाश हुआ है, मेजर इकबाल हो या बहुत सारे जो कंसेप्चुलाइज थे, डेविड हेडली हो, जो मुंबई अटैक्स में पूरे ग्राउंड वर्क पे काम कर रहे हैं, और वहां जी, जी, पृथ्वीराज जी। चौहान कहते हैं कि ये कोई कैंगरू कोर्ट नहीं और उनको एक ट्रायल मिलना चाहिए। हम तो ये मांग करेंगे कि ही शुड बी हंग टू डेथ। ओके, मैं आप जो सुप्रिया एक जी से मुंबईकर रिएक्शन लेता हैं और जो हूँ। आपने सुप्रिया, ये 26/11 पृथ्वीराज चौहान साहब का देखा बयान जो है, तो ये माना जा रहा है कि ये मतलब तहुवर राणा की तरफ इतना लचीलापन क्यों है उनका? वो एक फॉर्मर सीएम है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मिनिस्टर रहे, और ये सवाल खड़ा करता है कि 26/11 के बाद तत्कालीन कांग्रेस सरकार को जो करना चाहिए था वो नहीं करा। वो बराक ओबामा ने भी कहा, फली होमी मेजर साहब ने भी कहा, और मनीष तिवारी जो कि कांग्रेस के तत्कालीन मंत्री थे और सांसद भी हैं अभी, उन्होंने भी अपनी किताब में इसका जिक्र किया है। सुप्रिया जी 50 सेकेंड्स, देन सुधांशु जी। सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूंगी कि पृथ्वीराज चौहान का वो स्टेटमेंट मैंने अभी थोड़ी देर पहले सुना था, उसमें पहली लाइन वो कह रहे सख्त से सख्त सजा दो, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं सोचती हूँ कि किसी लचीलेपन की उम्मीद मैं अपनी सरकार से करना चाहती हूँ। He should be hanged to death for what he did against the Indian state. मैं आधिकारिक प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की आपके सामने बैठी हूँ। मेरी सरकार ने, यूपीए की सरकार ने ये कार्रवाई शुरू करी थी, शिकागो कोर्ट ने तो उसको बरी कर दिया था। हमारा प्रेशर था, हमारी कार्रवाई थी, हमारी एनआईए थी जिसने लगातार इस मामले को जारी रखा, और आज मोदी सरकार ने भी फॉलो अप किया और आज उसका प्रत्यार्पण हो रहा है। ऐसे व्यक्ति को हिंदुस्तान की सरजमी पर बिल्कुल एग्जीक्यूट करना चाहिए, उसको जीने का कोई अधिकार नहीं है जिसने 166 हमारे हिंदुस्तानियों को मारा है। ये मैं बिल्कुल दमखम के साथ कहती हूँ। एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म पर मैं बिल्कुल भी किसी भी तरह का लचीलापन बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। जी सुधांशु त्रिवेदी। और फिर मैं एक बात और कहती हूँ, मुझे आज इस बात की भी दुख है अमीश जी, आज जब मैं खुशी कर मैं मना रही हूँ कि तहुवर राणा जैसा आदमी यहाँ लाया गया है, वी शुड मेक एन एग्जाम्पल आउट ऑफ हिम कि देश विरोधी ताकतों की रूह कांप जाए। मैं उसी बात में यह भी कहना चाहती हूँ कि आज हेमंत करकरे के फैमिली से, उन शहीद परिवार से माफी मांगनी चाहिए बीजेपी को। प्रज्ञा ठाकुर को आपने जिन्होंने श्राप देने की बात कही थी, हेमंत करकरे मेरे जी श्राप से मर नहीं, गए। बहुत गलत जी बात हाँ, कही थी जिन्होंने श्राप देने की बात कही थी। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी, ये जो कांग्रेस ने बीज बोया उसी का नतीजा सामने आया है। मैं कोट कर रहा हूं अमरिंदर सिंह राजा वार्डिंग है, कांग्रेस के पंजाब के बहुत बड़े नेता हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और चीफ हैं। राणा को लेकर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे ट्रंप से टैरिफ का माफ करवा लिया है आपने। जिसने देश को तोड़ने और मारने का काम किया उसे आप लेकर आ रहे हो, तो फिर भी अपना सीना चौड़ा कर रहे हो। मैं इन तीनों बातों का जवाब देता हूं। देखिए, जो कहा गया कि कांग्रेस ने क्या किया है, हेलो आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज इको कर रही है, इसको ठीक करवा दीजिएगा। जी। हाँ, देखिए, मैं बताना चाहता हूं, अभी सुप्रिया जी ने कहा कि हमारी सरकार ने ये किया, हमारी सरकार ने वो किया और माफी मांगनी चाहिए। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, इस कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बाकायदा एक पुस्तक का विमोचन किया कि 26/11 एंड आरएसएस कॉन्स्पिरेसी। ये कितना बड़ा मजाक है उन 166 लोगों के ऊपर जिनके बारे में इनकी सरकार भी ये कहती थी कि ये हमला हाफिज सईद ने कराया, और इनके बड़े सीनियर नेता जाकर पुस्तक का विमोचन करते हैं कि 26/11 आरएसएस ने करवाया। मुझे लगता माफी तो ये माननी चाहिए दिग्विजय सिंह जी। और दूसरी, इन्होंने शहीद हेमंत करकरे की बात की। शहीद हेमंत करकरे को जिस ढंग से कोट किया गया इनके नेता के द्वारा, इतना बड़ा अपमान किसी का नहीं हो सकता। यदि वो आज जीवित होते तो उनका तो कोर्ट मार्शल हो जाता। आप ये बताइए, टेरर के इन्वेस्टिगेशन के बारे में इन्वेस्टिगेट करते हुए किसी अधिकारी को, वो किसी सरकार के बाहर के व्यक्ति को कोई इंफॉर्मेशन नहीं शेयर कर सकता। वो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन होती है जो सिर्फ होम मिनिस्ट्री का डिजिग्नेटेड ऑफिसर और होम मिनिस्टर के पास ही होनी चाहिए। और दिग्विजय सिंह ने सार्वजनिक बयान दिया था कि हेमंत करकरे ने मुझे ये बताया।
आप सोचिए, आज वो अपनी सफाई देने के लिए जीवित भी नहीं है। इससे बड़ा अपमान आप किसी का कर सकते हैं? और तीसरी मैं बात कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि दलगत भावना से ऊपर उठकर हम भी कह रहे हैं, मगर दलगत भावना कैसी थी ये बैरक ओबामा ने अपनी किताब प्रॉमिस लैंड में लिखा है 2010 में मनमोहन सिंह जी से बात के आधार पे, कि कांग्रेस को लगता था कि इससे उपजे वातावरण से बीजेपी को फायदा हो सकता है। और दलगत भावना कैसी शर्मसार करने वाली थी। नवंबर 2008 26/11 का हमला होता है। 9 महीने बाद जुलाई 2009 शर्मल शेख में कांग्रेस की सरकार पाकिस्तान के साथ ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन करती है और बलूचिस्तान को उसका हिस्सा मान लेती है। यानी हम मान लेते हैं उल्टा कि हम बलूचिस्तान में इन्वॉल्व हैं। और क्या डिक्लेरेशन होता है? शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी आतंकी घटनाओं से। इससे ज्यादा शर्मसार करने वाला कोई था? मोदी जी की सरकार आई, उसने कहा आतंकी घटनाएं चलेंगी तो शांति वार्ता होगी ही नहीं। टेरर एंड टॉक्स कांट गो टुगेदर। इन्होंने कहा था टेरर विल नॉट बी एबल टू स्टॉप द टॉक्स। तो मेरे ख्याल से पूरे देश ने देखा है किसने किसके लिए किस समय क्या किया है और किसने। और उस समय के वो फाली मेजर, होमी मेजर जो एयरफोर्स चीफ थे, उनका तो बाद में बयान है कि स्ट्राइक करने के लिए एयरफोर्स तैयार। जी 2017 नवंबर में उन्होंने बयान दिया था। होता है कि एक मजबूत इरादे वाली सरकार जो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर सुदृढ़ हो, और एक जो राष्ट्रीय सुरक्षा को वोट बैंक की सियासत के तराजू पर तौल कर निर्णय लेती। जी राइजिंग भारत का मंच था और समिट था, उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि अब ये भारत ना रुकेगा ना झुकेगा। और तुष्टीकरण जो है वो उसने भारत के युवाओं के भविष्य को खराब किया है। कल देश के गृह मंत्री ने भी इसी बात को आगे रखा और कहा कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की इस देश में जननी है। पार्टीशन से लेकर आज तक बम धमाके आपके दौर में हुए, वापस लाए हैं मोदी। ये अमित शाह का बयान था। सुप्रिया जी 50 सेकंड्स। मैं बोल सकती हूँ? बिल्कुल प्लीज। आज बराक ओबामा की किताब में जो छपा है उसको ब्रह्म वाक्य बनाकर बीजेपी यहां पर बोल रही है। लेकिन 2023 का मुझे वो मंजर याद है जब बराक ओबामा ने नरेंद्र मोदी को आईना दिखाया था और नरेंद्र मोदी तब यूएस में थे और बराक ओबामा ने कहा था कि हिंदुस्तान में जो हो रहा है उससे आंतरिक टेंशन बढ़ रहा है, जो माइनॉरिटीज के खिलाफ होने की बात थी। और पूरी की पूरी बीजेपी ने उनको क्या क्या नहीं कहा था। इनकी आईटी सेल ने उनको आतंकी तक घोषित कर दिया था, उनको बराक हुसैन ओबामा कहने लगी थी, उनको आतंकी ताकतों से जुटा हुआ बताने लगी थी। यह भी याद दिलाना जरूरी है। आज उनका ब्रह्मवाक्य यहां ऐसे मत पढ़िए उनकी किताब का कि वो ब्रह्मवाक्य था। असलियत यह है कि यह देश बहुत सारी चीजें जानना चाहता है। यह देश जानना चाहता है कि जितने भी आतंकी हमले हुए उन सब लोगों को सजा हो जो उसके पीछे थे। अरे हाफिज सईद ये करने की जगह ही नहीं होता अगर आपने उसे रिहा नहीं किया होता लाखों करोड़ डॉलर के साथ। आप तो वो लोग हैं जो आज तक ये पता नहीं लगा पाए कि 300 केजी का आरडीएक्स हिंदुस्तान की सरजमी में कौन लेकर आया। आप वो लोग हैं जब प्रधानमंत्री बने तो आप बिना किसी को बताए पाकिस्तान लपके हुए नवाज शरीफ से गले मिलने चले गए, उनका हैप्पी बर्थडे टू यू गाने चले गए। आपने तो पहली बार इंडिया की सरजमी पर पाकिस्तान की नापाक एजेंसी आईएसआई को पठानकोट पे आकर अंदर आकर मुआयना करने का मौका दिया। आप बात करेंगे आसिया अंद्राबी से लेकर सैफुल्लाह तक अगर मुंह खोल दूंगी तो बड़ी पर्दे उठ जाएंगे। यहाँ पर असली बात यह है कि पाकिस्तान से संबंध सुधारने के चक्कर में आपने हमारे देश को वहां पर जाकर बेइज्जत कराया। आप वहां गए और उसके बाद पाकिस्तान ने जो नापाक हरकतें करी वो सबको पता है। आप कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ के यहां गए तो उन्होंने भारत को जाके बेइज्जत कराया। ये बड़ी स्टेटमेंट है आपकी। और मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं मैडम, और आप इसका जरूर जवाब दें सुप्रिया जी। 26/11 के बाद क्या कांग्रेस सरकार को जो करना चाहिए था वो उसने करा? क्योंकि आप बराक ओबामा को डिस्क्रेडिट कर सकती हैं कि बराक ओबामा की बात को आप नहीं मानती। फली होमी मेजर पूर्व एयर चीफ मार्शल तत्कालीन उन्होंने बोला सर्जिकल स्ट्राइक के लिए एयरफोर्स तैयार थी, गवर्नमेंट ने ग्रीन सिग्नल नहीं दिया। एंड मनीष तिवारी इज ऑल्सो सेइंग दिस, ये हमारी गलती थी, कमजोरी थी। आपको मेरे स्टेटमेंट में बड़ा स्टेटमेंट दिखा, लेकिन जो बीजेपी के प्रवक्ता ने हमारी सरकार के लिए क्या उसमें बड़ा स्टेटमेंट नहीं दिखा। मैं तो पूछना चाहती हूं, चलिए हमने सारी गलतियां कर दी, ये रामदूत बनकर आए थे, ये क्यों गए पाकिस्तान? इन्होंने पाकिस्तान से संबंध क्यों रखे? क्यों बुलाया इन्होंने नवाज शरीफ को अपनी स्वेरिंग इन सेरेमनी में? क्यों बिना सबको बताए पाकिस्तान गए? और एक मिनट, आपने मुझसे सवाल पूछा, उसका जवाब सुन लीजिए, क्योंकि जवाब इस देश को जानना जरूरी है। 2008 नवंबर में
ये वाला हमला हुआ। और असलियत ये थी कि 2008 नवंबर के दौरान ये पूरी दुनिया एक बड़े इकोनॉमिक डिप्रेशन से गुजर रही थी। असलियत ये थी कि चिदंबरम जी के होम मिनिस्टर बनने के 2 दिन बाद, वो इस घटना के बाद होम मिनिस्टर नियुक्त किए गए थे, 2 दिन बाद कॉन्डोलीजा राइस डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया आई और उन्होंने कहा कि हम पूरी ताकत से आपको इसमें समर्थन करेंगे और दुनिया उससे गुजर रही है और हम चाहते हैं कि इसको हम लोग सुलझाएं मामले को। लेकिन उसके बावजूद इंडिया ने यह मामला ऐसे नहीं छोड़ा और ये 20 सेकंड का टाइम लेकर आपको कुछ चीजें बताना चाहती हूं। 11 नवंबर 2009, 1 साल के अंदर एनआईए ने केस दर्ज किया डेविड कोलमन हेडली, तहव्वुर राणा और तमाम उन लोगों के खिलाफ। असलियत यह है कि 2009 में एफबीआई ने तहव्वुर राणा को अरेस्ट किया जो कनाडा की नागरिकता लेकर बैठा हुआ था। असलियत यह भी है कि उसको शिकागो के कोर्ट ने 2011 में रिहा कर दिया 26/11 पर, लेकिन बाकी मामलों में सजा सुनाई और तब हमारी एजेंसीज ने, तब हमारे तत्कालीन विदेश मंत्री आप ये कह रही है कि कॉन्डोलीजा राइस आई यहाँ पर 26/11 के हमले के बाद, वो उसके 2 दिन बाद यहाँ पर थी और चिदंबरम साहब नए होम मिनिस्टर बने थे, तो कॉन्डोलीजा राइस ने बोला कि अभी हमला नहीं करना चाहिए। यू ट्राइंग टू से दिस? कॉन्डोलीजा राइस ने डिक्टेट करी अपनी टर्म कि आप हमला नहीं करेंगे। नो अमीश जी, डोंट डू दैट विद मी। आई डिड नॉट से दैट। डोंट इंटरप्रेट। आई एम आस्किंग यू। There is a reason why we never used to come to your show. Don't say that. But I'm asking you, ma'am. काम मत करिए प्लीज। मैं बिल्कुल नहीं कर रहा, सवाल पूछ रहा हूं। ये बहुत सेंसिटिव इश्यूज हैं। मैंने मत करिए ये, आप ये काम मत करिए। मेरी बात मैं फिर से दोहराती हूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि उस दौरान दुनिया की क्या स्थिति थी और इंडिया ने जो किया वो बिल्कुल सही किया। हमने एक फुल प्रूफ केस बनाया, हमारी एजेंसीज लगातार लगी रही, हमने कूटनीति में झप्पियां पप्पियां नहीं करी, लेकिन कूटनीतिक तरीके से किया और आज उसका फायदा हुआ कि तब जवाब ज्यादा खुशी होती अगर डेविड कोलमन हेडली को हम अप्रूवल न बनाते। उसको जिस दिन पुलवामा के हमारे जितने जवानों की शहादत हुई उनको घसीट कर हिंदुस्तान लाया जाएगा, उसके मुझे ज्यादा खुशी होगी। ठीक है, सुप्रिया जी, यू मेड योर पॉइंट। सुप्रिया जी, यू मेड योर पॉइंट। सुधांशु जी, मेक योर पॉइंट। ओके, लेट बीजेपी एमपी रिस्पॉन्ड। ओके, देखिए, आज एक रहस्य उद्घाटन हुआ। कहते कहते सुप्रिया जी के मुंह से बात निकल गई कि अमेरिका का हस्तक्षेप हुआ, इसलिए उन्होंने कार्रवाई नहीं की। अब इसमें कोई बचाव की गुंजाइश नहीं और मैं तो इसके लिए सबसे ज्यादा क्रेडिट देना चाहूंगा शहीद तुकाराम ओमले को, जो मुंबई पुलिस के वो सिपाही थे जिन्होंने अजमल आमिर कसाब को जिंदा पकड़ लिया था। वरना लोगों को याद ना हो तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, ये जितने भी आतंकी आए थे, अब आप बोल चुकी है, ज्यादा मत बोलिए, मैं अभी आपको और बता रहा हूं। शांति से अपने टर्न का इंतजार करिए। जैसे मैं शांति से आपकी सारी बातें सुन रहा था, सही गलत जो भी है, जो आपका अधिकार है बोलने का, तो मेरा भी अधिकार है। अब सुनिए, सारे आतंकी हाथ में लाल रंग का कलावा पहन के आए थे और अगर जिंदा नहीं पकड़ा गया होता कसाब तो ये आरएसएस टेरर की थ्योरी चेप देते। कोई किंतु परंतु नहीं है। डेविड कोलमन हेडली की उन्होंने बात कही, डेविड कोलमन हेडली से इंट्रोगेशन हुआ है, एनआईए का ऑफिसर वहां गए तो पूरी बात बताइए ना। समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट में भी उसने बताया कि उसने क्या क्या काम किया और आईएसआई से कैसे पैसा आया। डेविड कोलमन हेडली की तीसरी वाइफ थी फौजिया, उसका भी एफबीआई के सामने दिया गया बयान है और इन्होंने समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट को, जो ये खुद इनकी सरकार आईएसआई के मान रही थी, अचानक यू टर्न लेकर हिंदू टेरर पे ले आए। अरे साहब, वो तो भला हो शहीद तुकाराम ओमले का, वरना आपने तो इसको भी बना दिया होता। किताब लिख के तो अजीज बरनी की तैयार ही थी। और वैसे हम किसी को ब्रह्म वाक्य नहीं मानते सुप्रिया जी। ये बैरक ओबामा ने अपनी किताब में एक रोचक वाक्य भी लिखा है इसी प्रॉमिस लैंड में, राहुल गांधी जी के बारे में। ये बैरक ओबामा का स्टेटमेंट है, मेरा नहीं। उन्होंने कहा उनकी स्थिति क्लास के उस बच्चे की तरह है जो स्मार्ट बनने की कोशिश तो बहुत करता है टीचर को इंप्रेस करने के लिए, मगर उसे सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं होता है। ये बैरक ओबामा ने लिखा, मेरा स्टेटमेंट नहीं है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि जो आप लोगों ने किया देश की सुरक्षा के लिए, मैं दर्शकों से कहता हूं, 26/11 का हमला हुआ 2008 में, उसके बाद भी तो देश पे अनेक आतंकी हमले हुए। जयपुर में ब्लास्ट हुआ 2012 में, हुआ कि नहीं? आजाद मैदान की घटना 2012 में हुई कि नहीं? हमारी सरकार आने के बाद पूछिए 2014 से पहले देश का कौन सा इलाका था जहां धमाके नहीं होते थे? दिल्ली, मुंबई, गुवाहाटी, लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद, जयपुर, नागपुर, चेन्नई, पुणे, बताइए सूरत, कौन सी ऐसी जगह थी जहां धमाके नहीं होते थे? चलती ट्रेन में धमाका, चलती बस में धमाका, मुंबई की लोकल ट्रेन में कई बार धमाके हो चुके थे। जगह जगह बस अड्डे पे, हवाई अड्डे पे लिखा रहता था छूना नहीं, धमाका हो जाएगा। आज दिखाई पड़ता है कहीं? खत्म हो गया। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे घाटी से खत्म हो गए, आईएसआईएस के झंडे घाटी से खत्म हो गए, पाकिस्तान के झंडे
घाटी से खत्म हो गए। और जो आपने कहा कि मोदी जी ने अमित क्यों जी, मुझे बुलाया था, बोलने आप का समझ मौका नहीं। बिल्कुल बिल्कुल दूंगा मैं आपको, हमारी मैंने दिया आदत है पहले कि भी हम पहले दिया। पुचकारते ओके, हैं सुधांशु मोदी जी। जी ने, और उसके बाद हम समाज फिर से समाज दीजिएगा। भी समझा भी देते हैं। और क्या समझाया, मैं कोट करना चाहता हूं, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में दिया गया बयान है, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब को कोट करते हुए, उनके एक एमपी ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब बैठे हुए थे, आर्मी चीफ आए, आर्मी चीफ के पांव कांप रहे थे। यह नेशनल असेंबली में ऑफिशियल बयान है। और उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है अभिनंदन को वापस कर दो वरना शाम तक इंडिया अटैक कर देगा। अरे सुप्रिया जी, ये तो 1971 में भी सुनने को नहीं मिला कि आर्मी चीफ ओके, सुप्रिया सुनेत, ओके सुप्रिया सुनेत, देन विवेक जी एंड जो करके दिखाया। ये लोग नाग पंचमी करते थे अमीश जी, नागों को दूध पिलाते थे। हमने मोदी जी की सरकार ने आने के बाद जनमेजय का नाग ठीक है जिसमें नागों की आहुति, इसीलिए आपको मेनलैंड में आतंकी हमले ओके, सुधांशु त्रिवेदी यू मेड योर पॉइंट। ओके सुप्रिया जी। सुधांशु जी, मैं बड़े शांतिपूर्वक तरीके से आपसे 3-4 प्रश्न करना चाह रही हूं। अगर हिम्मत होगी तो उसमें से एक प्रश्न का जवाब दे दीजिएगा। मेरा पहला प्रश्न जो आपने सुनकर भी अनसुना कर दिया, जिस औरत ने शहीद हेमंत करकरे को कहा था कि वो मेरे श्राप से मरा, उसको आपने किस नैतिकता और किस नियत से इस देश के सदन में बिठाया? जिस औरत ने महात्मा गांधी के बारे में क्या क्या कहा था, उसको आपने किस नियत से इस देश के सदन में बिठाया? ये सवाल मैंने किया प्रज्ञा के बारे में, लेकिन आपने वो सुनकर भी अनसुना कर दिया। चलिए कोई बात नहीं। आपसे एक और सवाल है सुधांशु जी, मोदी जी की इतनी ताकत है, मोदी जी ब्रेकफास्ट पर गए, मोदी जी ने ट्रंप से कहा, ट्रंप ने भेज दिया, ऐसा तो नहीं हुआ था। कूटनीति थी, लीगल फ्रेमवर्क था, सब कुछ था। इसी के चलते मोदी जी एक और काम करें। मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, मोदी जी, पुलवामा में 40 जाबाजों की शहादत हुई, उनमें से किसी एक व्यक्ति को आज तक गिरफ्तार किया गया जिसने इतना आतंकी हमला करवाया? चीन में हमारे 20 जाबाजों की शहादत हुई, $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है आज चाइना से, और विदेश मंत्री कहते हैं वो बड़ी इकोनॉमी है, हम छोटी इकोनॉमी है, और केक काटते हैं चाइनीज एम्बेसडर के साथ। क्यों ऐसा करते हैं? एक और सवाल है आपसे, आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना, मोदी जी के अंदर इतनी ताकत है, अगर उनकी नियत इतनी साफ है तो टैरिफ पर चूं क्यों नहीं कर रहे हैं? मोदी जी की नियत इतनी साफ है तो हिंदुस्तानियों को हथकड़ी लगाकर क्यों लाया जा रहा है? मोदी जी की नियत अगर इतनी साफ है तो मैं जानना चाहती हूं कि बीजेपी की IT सेल का ध्रुव सक्सेना ISI की मुखबिरी क्यों करता था? मोदी जी की नियत इतनी साफ है तो तारिक अहमद मीर जो उनके मंच पर था वो हिजबुल मुजाहिदीन में कैसे शामिल था? जो तालिब हुसैन शाह आतंकी था वो आपकी IT सेल का अध्यक्ष कैसे था जम्मू कश्मीर में? सैफुल्लाह को टिकट आपने दी, आसिया अंद्राबी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाती है, उसको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आपने फेस बनाया। आपको नहीं लगता आपने ये सब गलत किया? और एक अंतिम सवाल का जवाब दे दीजिए, 2008 का हमला तो हो चुका था ना, देश वो आघात झेल चुका था ना, आप क्यों गए पाकिस्तान? आप क्यों जाके नवाज शरीफ का हैप्पी बर्थडे टू यू मना रहे थे? आपने क्यों ISI को पठानकोट आने दिया? आपने क्यों उनको अपनी स्वेरिंग इन सेरेमनी में बुलाया? ये सारी बातें भी जवाब सुधांशु जो जरूर जानना चाहता है मुझे, एक मिनट, एक सवाल जो देश जरूर जानना चाहता है वो ये है, सब कुछ अगर मोदी जी कर सकते हैं तो मणिपुर क्यों नहीं जा सकते हैं? इस देश का हिस्सा है। सुधांशु जवाब 2-3 सवाल पूछे गए हैं। सुधांशु जवाब। विवेक, मैं आपके पास आ रहा हूं, आप अभी तक बोले नहीं है, मुझे पता है। ओके सुधांशु जी। लगता सुप्रिया जी ने बातों को ध्यान से सुना ही नहीं। मैंने तो कहा था कि जिस समय हेमंत करकरे पे दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया वो सांसद थे, आपने उनको दोबारा संसद में भेजा है, और उस आधार के ऊपर तो शहीद हेमंत करकरे की नौकरी चली जाती है अगर जो बात सही थी, जो दिग्विजय सिंह ने कहा वो सच होता। माफी उनसे मंगवाइए ना, और उनकी सारी शहादत का अपमान, ये ध्यान नहीं आता। गजब का तर्क है भाई। मतलब या आप कहिए आपकी सरकार में ऐसा होता था कि होम मिनिस्ट्री के बाहर के व्यक्ति को भी जानकारियां देने का अधिकार होता था क्या? इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, सुरक्षा का मजाक आप लोगों ने बनाया है और इसी कारण से यह परिस्थिति आई है। अब यहां पर एक दूसरी बात भी हम कहना चाहते हैं कि देखिए, ये जो लाने की प्रक्रिया होती है, इसमें मैं एक गंभीरता से कह दूं, इसमें 3 चीजें होती हैं। एक तो लीगल आधार के ऊपर बहुत पुख्ता सबूत होने चाहिए, दूसरा आपकी डिप्लोमेटिक डेक्स्टरिटी होनी चाहिए, यानी कूटनीतिक कुशलता होनी चाहिए, और तीसरी सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आपने सुना ही नहीं, मैंने तो कहा आपने तो शर्म शेख में ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन कर लिया उसके बाद, और हमने बताया आप पुरानी कहानियां बता रही हैं। जिस जमाने में हमारी सरकार आने के बाद शुरू के 1-2 साल होता था कश्मीर में, अरे वो गए दौर भाई। आपके तो होम मिनिस्टर सुशील कुमार शिंदे 9 सितंबर 2024 को बोल चुके हैं कि मैं कश्मीर में जाता था डल लेक घूमने में, मैं क्या बताऊं मेरी क्या स्थिति होती थी। असंसदीय शब्द है वो, मैं बोलना नहीं चाहता, इसलिए मैं वो पंक्ति बोल देना चाहता हूं जो मैंने पार्लियामेंट में भी बोली थी कि उस जमाने में क्या स्थिति थी कि लहूलुहान थी घाटी और झेलम डरी हुई थी, खामोशियां रातों की दिन में भरी हुई थी,
और दहशत का था यह आलम कि डल लेक घूमने में गृह मंत्री के पग के नीचे धरती फटी हुई थी। क्या आप लोग बात करेंगे? और मजाक की बात करने वाले लोगों में जनवरी 2013 में जयपुर में सुशील कुमार शिंदे बतौर गृह मंत्री बोलते हैं कि आरएसएस जो है वो टेररिस्ट कैंप चला रहा है। जब सुषमा स्वराज जी ने आके फ्लोर में कहा, फ्लोर ऑफ द हाउस, मैंने वापस कर लिया, वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। ऐसा मजाक सिक्योरिटी एजेंसीज का बनाया है। विवेक भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। एक सेकंड, विवेक श्रीवास्तव, नेता लेफ्ट के विवेक श्रीवास्तव, जिसको भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि यह बड़ी उपलब्धि है, इसको लेकर विपक्ष का जो विचार है वो क्या एकजुट है? जी विवेक जी, बिल्कुल एकजुट है। मैं टोटली एंडोर्स करता हूं जो सुप्रिया जी यहां पे कह रही हैं, मैं टोटली एंडोर्स करता हूं। कांग्रेस ने शुरुआत करी, आज फैशन हो गया है कांग्रेस को कमजोर कहने का। ये इजराइल की कॉलोनी जो भारत को बनाए जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी, जिनको एक मैगजीन ने डिवाइडर इन चीफ कहा था, ये इज्जत अफजाई हुई थी इस मुल्क की जब 10 साल तक एक चीफ मिनिस्टर को वीजा नहीं मिला, एक मुल्क का वायलेंट कहा गया। कितना कुछ कहूं। अटल बिहारी वाजपेयी को क्वेश्चन करेंगे सुधांशु त्रिवेदी, जब आगरा की वार्ता करी थी और मुशर्रफ को बुलाया था, कमजोर कहेंगे उन्हें, एंटी नेशनल कहेंगे? ना कांग्रेस ने कहा ना कम्युनिस्टों ने कहा, क्योंकि पड़ोसियों से बात करनी चाहिए और आप डायलॉग करेंगे तभी डिप्लोमेटिक। कॉन्डोलीजा राइस ने आपको टर्म्स डिक्टेट कर दिए। आई मीन दिस इज द लैंग्वेज जो सुधांशु त्रिवेदी राज्यसभा सांसद यहां यूज कर रहे हैं। इनको मालूम नहीं है कि मिसेस इंदिरा गांधी ने 45 मिनट तक निक्सन को बिठाए रखा नीचे यूनाइटेड स्टेट्स में, ब्लेयर हाउस में। नहीं, आप सुनिए पहले सर, आप पहले वाजपेयी पे प्रश्न उठाइए। अगर आप कांग्रेस पर कम्युनिस्टों प्रश्न उठाते हैं कि हम क्यों अपने पड़ोसियों से बात करके वार्ता करना चाहते हैं, तो वाजपेयी पे उठाइए, पहले आप उठाइए उनके ऊपर प्रश्न और कहिए वो एक एंटी नेशनल थे और दबे हुए थे और डरे हुए थे मुशर्रफ से। कहिए आप इस बात को, जो इंटरनेशनल मीडिया ने मोदी के बारे में कहिए उसको भी कोट करिए आप। और देशद्रोही कहने से पहले किसी भी पार्टी को इस मुल्क की 2 बार सोचिए जरा। किसी ने किसी पार्टी को देशद्रोही नहीं करा, मेरे कार्यक्रम में कोई नहीं कहता किसी ने, ये आप मिसकोट करें, किसी ने किसी को देशद्रोही नहीं कहा। हाँ, किसने करा? ना शायना एनसी ने बोला है ना सुधांशु ने बोला। आरएसएस के ऊपर उंगली उठ जाएगी। हाँ, सुधांशु ने बिल्कुल बोला है। नहीं, मेरी जानकारी में तो नहीं बोला है। बुरे लोग हैं कि ओके, सुधांशु त्रिवेदी, एक सेकंड, कहीं और ध्यान चला गया था क्या? एक सेकंड, शायना एनसी भी वेट कर रही है। ध्यान चला गया था क्या? जी, शायना एनसी भी इंतजार कर रही है। एक सेकंड, मेरा ध्यान जहां था वही है। नहीं, एक सेकंड, शायना एनसी रिस्पॉन्ड टू विवेक जी। 1 सेकंड सुधांशु, अटल जी वाली कमेंट आपसे मैं ले लूंगा। देखिए, इनको बहुत आपत्ति हो रही है, लेकिन हकीकत ये है, ये नतीजा है बिकॉज ऑफ मास्टरफुल डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल कोऑपरेशन, जो इनको समझ के बाहर है और इनके समझ के बहुत दूर है। जो मोदी जी ने किया जब से वो आए शासन में, वो है इंटेलिजेंस और स्विफ्ट एक्शन। आप शायद भूल चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो इंटेलिजेंस अपैरेटस का इस्तेमाल किया टू मेक श्योर कि आप बालाकोट जैसे उदाहरण देखें, जो आपने नजरअंदाज किया है। बहुत सारे एफर्ट्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, किसी को एक्सट्रेडिशन ऐसा नहीं मिलता है। ये एक्सट्रेडिशन में, राणा के एक्सट्रेडिशन में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है भारत का स्टैंड इंटरनेशनल स्टेज पे, ग्लोबल स्टेज पे, जहां टेररिज्म को लेके हर एक व्यक्ति यूनाइटेड है। और ये रेस्टोरेशन है भारत के। लेकिन शायना, ये भी आप शायना एनसी, क्या ये ठीक है, इस सरकार ने कंटिन्यू प्रोसेस किया, लेकिन यूपीए सरकार ने भी तो प्रयास किया था। मैं मानता हूं यूपीए सरकार का 26/11 के बाद एक्शन जो था वो लेड बैक हो सकता है, उस पर सवाल हो सकते हैं, क्यों नहीं उन्होंने अटैक किया, सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं की। लेकिन तहुव्वुर राणा को लाने के लिए प्रयास तो यूपीए का शासन भी कर रहा था, इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। अमीश जी, 2006 में आप जो मुंबई में थे तो आपको पता चलेगा कि कितने लोग ने अपनी जिंदगी गंवाई वो बॉम्ब ब्लास्ट को लेके। क्या था उनकी सक्रिय प्रक्रिया, आप मुझे बोलिए। कोई इंटेलिजेंस या स्विफ्ट एक्शन आपने देखा उसके बाद? आप 26/11 की बात कर रहे हैं, आप मुझे बताइए। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि 26/11 के बाद जो यूपीए सरकार ने करा वो सही है, क्योंकि उसको लेके कई क्वेश्चन मार्क है। मैं कह रहा हूं तहुव्वुर राणा के लिए, ये आप मेरे अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालिए। मैंने तहुव्वुर राणा के लिए कहा कि प्रयास तो किया, एक कांग्रेस ने भी किया प्रयास।
हुआ प्रयास? बीजेपी के रिजीम में। प्रयास में उपलब्धि तब होती है जब एक्सट्रेडिशन होती ठीक है, ठीक और है। वो एक्सट्रेडिशन आप आज देख रहे हैं। सुधांशु, आप देख सुधांशु। रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने सुधांशु, global ठीक है standing सुधांशु, दी है, देन सुप्रिया जी, global एक stage सेकंड पे सुप्रिया जी, आपको मैं आ रहा हूं। देखा सुधांशु कि त्रिवेदी, कितने सारे राइजिंग लोग भारत सबके समिट के सामने अंदर पेश प्रधानमंत्री किया ने है। बोला कि अब ये भारत झुकेगा नहीं। गृह मंत्री ने बोला कि ये तुष्टीकरण का बीज कांग्रेस पार्टी रख के गई है आजादी से लेकर, यानी जब पार्टीशन हुआ और यहां तक। 40 सेकंड सुधांशु जी, देन सुप्रिया जी। देखिए, आतंकवाद के विरुद्ध कांग्रेस कितनी गंभीरता से प्रयास करती थी, मैं इसका प्रमाण देना चाहता हूं। संसद के हमले के मुख्य मास्टरमाइंड अफजल गुरु को सर्वोच्च न्यायालय ने फांसी की सजा सुना दी 2006-7 में। उसके बाद कांग्रेस के नेताओं के लाइन से बयान आए कि अफजल हालात का मारा है, अफजल के साथ ठीक नहीं हुआ है। शशि थरूर के और मणिशंकर अय्यर के बयान हैं, और इनके उस समय कश्मीर के मुख्यमंत्री दौड़ कर आए। 7 साल उसकी क्षमा याचना अटकी रही राष्ट्रपति के पास। 7 साल। जब बीजेपी की सरकार आने वाली थी उससे कुछ महीने पहले, क्योंकि अब इनको पता था कि ये जाने वाले हैं, तो इसलिए इन्होंने किया। आप सोच लीजिए कितनी गंभीरता से प्रयास करते थे। एक कहावत होती, 9 दिन चले 2.5 कोस। इन्होंने क्या काम किया, एक फाइल चले 7 साल। कब? जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो गया हो। इसीलिए पूरे देश को पता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर किसकी नीति दृढ़ है। और इन्होंने अटल जी का नाम लिया था, विवेक श्रीवास्तव जी। भाई बहुत मजेदार बात लगती है, एक पार्टी जो कहती है वो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी है, एक पार्टी जिसके एक धड़े ने 1962 में चीन के आक्रमण का समर्थन किया था, और वो अमेरिकन मैगजीन को कोट करती है कम्युनिस्ट पार्टी। बड़ा विचित्र संयोग लगता है। अरे अटल जी से सीखना है तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, 1995 में अटल जी नेता प्रतिपक्ष थे। जिनेवा में पाकिस्तान कश्मीर को लेकर प्रस्ताव ला रहा था हमारे खिलाफ। हमारा घनघोर मतभेद है कांग्रेस से कश्मीर के मुद्दे पे, पर अटल जी उस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए गए, और उन्होंने पूरा श्रेय उस समय नरसिम्हा राव सरकार को दिया। यह सीखिए। मोदी जी को याद करिए, जब वो चीफ मिनिस्टर थे और उस समय मनमोहन सिंह जी के बारे में आपत्तिजनक शब्द बोला था पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने। नवाज शरीफ थे, उन्होंने देहाती औरत और क्या बोला था। मगर उसके बाद खड़े होकर कहा था मोदी जी ने, कौन होता है पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, हमारे 125 करोड़ देशवासियों के प्रतिनिधि प्रधानमंत्री के लिए बोलने वाला। ये मनमोहन सिंह जी के बाद। और आप लोगों के तो डोजियर, यानी पाकिस्तान अपने डोजियर में जो भारत के खिलाफ देता है, उसमें राहुल जी का स्टेटमेंट कोट करता। मुझे लगता है इसके बाद किसी के पास कोई किंतु परंतु का स्कोप नहीं रहना चाहिए। जी, अमित शाह ने कल, सुप्रिया जी, बोला कि कांग्रेस के नेता ही देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार हैं, उनकी तुष्टीकरण की नीति ही देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार है। कांग्रेस सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती है और सारा कुछ वोट बैंक के समझौते के लिए करती। क्या यह वोट बैंक का समझौता था जिसको गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं? अमित शाह ब्रह्मवाक्य बोलते हैं। अमित शाह राजा हरिश्चंद्र है जो सच बोलते हैं। अमित शाह कांग्रेस की तारीफ करेंगे। अमित शाह इसी तरह की उलझुल बयानबाजी करते हैं। रहे होंगे गृह मंत्री, क्या फर्क पड़ता है? उलझुल की बातें करते हैं, विभाजनकारी बातें करते हैं, विभाजनकारी नीति। अरे है, मैंने बोला है, होंगे गृह मंत्री। कहा मैंने? जो भी हो, अमित शाह क्या हमारी तारीफ करेंगे? क्या हमारी तारीफों के पुल बांधेंगे? आप बार बार कह रहे हैं मोदी ने कहा भारत झुकेगा नहीं। अरे भैया, हथकड़ियां खुलवा दो ना, जो लोगों को भर भर के भेजा जा रहा है। चाइना के लोगों में हथकड़ियां नहीं बंध रही हैं, नेपाल के लोगों की हथकड़ियां नहीं बंध रही हैं, हिंदुस्तानियों को जो खदेड़ा जा रहा है, हथकड़ी बांधकर खदेड़ा जा रहा है। टैरिफ पर दुनिया भर के देश, ब्राजील, ब्रिटेन, स्पेन, कनाडा, फ्रांस, चाइना, सब बोल रहे हैं। हमारे यहाँ सुई टपक सन्नाटा है। क्यों भैया? कहा गई 56 इंच की छाती चूं तक नहीं हो रही। छोड़िए उन बातों को, मैं वापस मुद्दे पर आती हूं। आपको पता है वो 5 कौन से ऐसे सबूत हैं जिसके कारण आज तबहुर राणा का प्रत्यार्पण हो पाया है? आपकी रिसर्च ने जरूर बताया होगा, मैं आपकी रिसर्च को और पुख्ता कर देती हूं। तबहुर राणा सिर्फ मुंबई नहीं, दिल्ली, आगरा, अहमदाबाद और कोची भी गया। हमारी एजेंसीज ने उसका पूरा डिजिटल फुटप्रिंट दिया, उसके लोकेशंस दिए, वो पहला सबूत बना उसके खिलाफ। जी। उसके एलईटी से संबंध के सारे डॉक्यूमेंट्स एंड डेटा दिए, वो दूसरा संबंध बना, उसके साक्ष्य बना। तीसरा, उसके जो लॉजिस्टिक्स थे, जैसे उसने हैंडल किया, जो उसने करीब 168 बार डेविड कोलमन हेडली, जिसका असली नाम दाऊद सैयद गिलानी है, उसको जो फोन किया, वो तीसरा सबूत था। वो सारे कॉल ट्रैक्स करके उसके सारी चीजें दी। और यूएनएससी का वो डेटा हम लोगों ने करवाया और इंडिया ने प्रेजेंट किया उस रिपोर्ट को, जिसने आतंकी गतिविधि में उसको शामिल होना माना। उसकी वजह से यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने ठहराया कि तबहुर राणा को प्रत्यार्पण किया जाए। यह हमारी एजेंसीज और हमारी सरकार की
बहुत बड़ी सफलता थी जो यूपीए के दौरान हुई थी, साक्ष्य हमने प्रस्तुत करके दिए। मैं यहां पर दो बातें जरूर कहना चाहती हूं। अमेरिकी मैगजीन को कोई कोट कर रहा है तो सुधांशु जी को दिक्कत हो रही है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को क्या समझ के कोट कर रहे हैं? राजा हरिश्चंद्र क्यों कोट कर रहे हैं? जी जी, जवाब ले लेते हैं। अरे भाई छोड़िए, 2023 में एक मिनट 2023 में तो बैठकर संक्षेप में सुप्रिया जी मोदी जी को आईना दिखा रहे थे और कह रहे थे मोदी जी के राज में गलत हो रहा है। एक मिनट, और भाई एक बात मुझे बता दीजिए, अटल जी ने वार्ता करी आगरा, हर प्रधानमंत्री अपने नेबरहुड में शांति चाहता है, उसके बाद कारगिल हुआ, तो क्या अटल जी को हम बिल्कुल अक्षम में बता देंगे? ओके, सुधांशु त्रिवेदी, अटल जी पे बात हुई, ये क्या बातें करते जी, और गृह मंत्री अमित शाह की बात हुई। जवाब सुधांशु जी। एक देखिए सुप्रिया जी, जाननी जरूरी है आपके व्यूअर्स के लिए, ये छोटी सी बात जान लीजिए, छोटी सी बात। एक जबीउद्दीन अंसारी नाम का आदमी था, मुंबई बीड़ का रहने वाला था, उसने इन पाकिस्तानी आतंकियों की ट्रेनिंग करी थी। डेविड कोलमन हेडली जब 2015 में अप्रूवर बन गया, हमने उसको अप्रूवर क्यों बनाया ये मैं आज तक नहीं समझ पाई, हमें उसको घसीट कर भारत लाना चाहिए था, वो मास्टरमाइंड था। चलिए कोई बात नहीं, तबर्रुर आना आया, उसकी भी वही हश्र होना चाहिए। जबीउद्दीन अंसारी को सऊदी अरेबिया ने 2012 में एक्स्ट्राडाइट कर दिया था। 13 साल से वो हमारा दामाद बना खाना खा रहा है जेलों में, क्यों नहीं? जवाब सुधांशु त्रिवेदी। ठीक है, अब टाइम लिमिट को फॉलो करें। ओके, टक्कर में एक ब्रेक, टक्कर के उस पार एक बड़ी खबर। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का थर्सडे एडिशन। इस समय बड़ी खबर आ रही है, जैसा आप जानते हैं तहुवर राणा की भारत वापसी हो रही है। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान का बड़ा बयान आया है। पृथ्वीराज चौहान कह रहे हैं कि तहुवर राणा को उसका हक मिलना चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए, सुप्रिया जी जोश में आती हैं तो कई बार उनके मुंह से क्या निकल जाता। उन्होंने कहा अटल जी ने मुशर्रफ को आगरा में बुलाया, उसके बाद कारगिल हो गया। अरे नवाज शरीफ महोदया, आगरा शिखर वार्ता 2001 में हुई है और कारगिल उसके 2 साल पहले 1999 में हो चुका था। हाँ, अरे सुनिए, तो सुनिए आप बोल रही थी, मैंने शांति सुना, अब बताता हूँ। हाँ, बिल्कुल, वो पूरी घटना सबको पता है कि नवाज शरीफ की जानकारी के बगैर हुई। और अभी 6 महीने पहले नवाज शरीफ का ओपनली दिया गया बयान है कि जो मुआहदा हमने किया था उसकी खिलाफ वर्जी हमने की। ये एक्सेप्ट किया है नवाज शरीफ ने। और परवेज मुशर्रफ ने खुद बयान दिया दुबई से बैठकर कि भारत के खिलाफ वो उन लोगों का मोहरा बन गए आतंकवाद का, वो पाकिस्तान को नहीं बनना चाहिए था। ये दोनों बातें मोदी जी के सरकार के आने के बाद हुई। और कितनी मजेदार बात है, आप देखिए, आपके दर्शक देखेंगे कि अफजल को फांसी 2007 से 2014 7 साल लगे होने में, मगर इन्होंने जो सबूत दिलाए थे, मोदी जी की सरकार आए हुए 11 साल हो गए हैं, मतलब, मगर जो क्रेडिट है वो 11 साल पहले के सबूत। तो गजब का इन लोगों का टाइम डायलेशन है। मतलब एक चीज में तो फाइल जो हो चुकी है साइन करने में 7 साल हैं, मगर सबूत जो हैं वो 11 साल पहले से लागू हैं। जैसे लोग कहते हैं ना कि वो आईटी रिवॉल्यूशन राजीव गांधी जी लाए थे, मतलब वो लाए 85 में थे और दिखना शुरू हुआ 2015 में। मुझे लगता है इस प्रकार के जो निराधार निरर्थक तर्क देने का प्रयास कांग्रेस पार्टी करती है। सारे लोगों को यह बात भली भांति पता है कि किस पार्टी की क्या स्थिति, क्या स्टैंड होता है। और तो मैं और दर्शकों को याद दिला दूं, बाकी बात तो छोड़िए, 1995 में नरसिम्हा राव की सरकार परमाणु विस्फोट करने जा रही थी, अमेरिका से एक घुड़की आई और ये चुप हो गए थे, और हमने 98 में करके दिखाया और ये कहा कि वी आर ए न्यूक्लियर स्टेट। इंदिरा जी 74 में नहीं बोल पाई थी वी आर ए न्यूक्लियर स्टेट, उन्होंने कहा था हमने शांतिपूर्ण कारणों से किया है। हमने कहा था नहीं, शांतिपूर्ण कारणों से नहीं किया है, वी आर ए न्यूक्लियर वेपन स्टेट। तो ये अंतर है हमारे अप्रोच। जी, लेकिन गृह मंत्री जी सुप्रिया 40 सेकंड सी बात कह जी बोलिए सुप्रिया। मैं सब कुछ करूंगी एक शो पर, मेरी सुधांशु जी से घोर मतभेद है, लेकिन मैं नवाज शरीफ के डिफेंस में नहीं खड़ी हो जाऊंगी कभी भी। अपने देश में मैं अपने प्रतिद्वंदी के लिए नवाज शरीफ का डिफेंस नहीं करूंगी। सुधांशु त्रिवेदी ने आज वो कर दिखाया। वो बीजेपी के प्रवक्ता है, मेरी उनसे घोर असहमति है। आप नवाज शरीफ को क्लीन चिट देने लगे, उन बेचारे को पता नहीं था। अरे वाघा बॉर्डर पर गए थे नहीं गए थे अटल जी, और कारगिल हो रहा था कि नहीं हो रहा था? मैं झूठ बोल रही हूं यहां पर? आप नवाज शरीफ की तरफदारी करने लगे, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। और एक चीज और मैं कहना चाहती हूं,
अमेरिका घुड़की, अरे उसी अमेरिका की आंख में आंख डालकर इंदिरा जी ने प्रतिकार किया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके विश्व का भूगोल बदल दिया। आपकी तरह चीन का नाम नहीं लूंगा, लाल आंख दिखाने की जगह लाल शर्ट और लाल कारपेट नहीं पहन लूंगा का काम नहीं किया इंदिरा जी ने। तो इंदिरा जी का नाम थोड़ा सोच समझ कर लिया करिए, इसलिए लिया करिए। ओके, जवाब ओके, टाइम लिमिट इज देयर। सुधांशु त्रिवेदी पाकिस्तान के नवाज शरीफ की तारीफदारी करने ओके, सुधांशु जी जवाब, सुधांशु त्रिवेदी। अरे कुछ तो शर्म करिए। ये मुझे लगता है कि सुप्रिया जी, मैं कोई व्यक्तिगत कमेंट नहीं करता हूं, या तो आपका ध्यान कहीं और था। मैंने तो कहा कि नवाज शरीफ ने गलती एक्सेप्ट की, उसने कहा कि गलती हमारी थी जो कारगिल में हुआ, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। और मुशर्रफ ने भी कहा कि गलती उनकी थी, ये पाकिस्तान के द्वारा की गई गलत नीति थी, ये मैंने कहा। पता नहीं आपको क्या सुनाई पड़ता है, जो सुनना चाहते हैं पाकिस्तान का वही प्राइम सुनाने का मिनिस्टर और प्रयास पाकिस्तान का करते डिफेंस हैं। चीफ कुछ कर रहा है, उसमें आप उनको हाँ, तो यही मैं कह रहा हूँ भाई। और हमने उसके बाद जो पाकिस्तान के साथ किया, चाहिए आपको भाई क्या तरीका है, मैं आप बोल रही थी, मैं तो डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। अब दर्शकों को समझ में आता है कि अनकंफर्टेबल फैक्ट आते हैं तो किस ढंग से बीच में डिफेंस होने लगता। अब मैं बताता हूँ, नवाज शरीफ ने गलती स्वीकार की, मैंने ये बोला। आपके जमाने में किसी ने गलती नहीं स्वीकार की, और मैं बताना चाहता हूँ इंदिरा जी ने बड़ा क्या तरीका है। एक सुधांशु जी बोलिए। आपकी हर बात में शांति से सुन रहा था। अब मैं सुनिए सुप्रिया जी, इंदिरा गांधी ने बड़ा जबरदस्त काम किया था। 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर थे, उसके बावजूद पीओके क्यों नहीं लिया? छोड़िए, अरे हमने 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर उस समय के पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में छोड़े, और 54 प्रिजनर ऑफ वॉर जो आज के पाकिस्तान में थे वो वापस नहीं लिए इंदिरा जी ने। सुधांशु पूछना चाहता है कौन सा रहस्य था? सुधांशु जी, मेरा एक प्रश्न है आपसे, मेरा एक प्रश्न है। मैं देश के गृह मंत्री को कोट कर रहा हूं और मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, ये बार बार पार्टीशन की बात भारतीय जनता पार्टी क्यों लेकर आती है? तुष्टीकरण, पार्टीशन हो गया, अब तो देश आगे बढ़ गया है, उससे तुष्टीकरण की बात है, क्यों? सुधांशु त्रिवेदी, आपका आवाज क्रैक हो रही थी, दोबारा मेरा प्रश्न बहुत सिंपल है, मेरा प्रश्न बहुत सीधा है। जो गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया कि कांग्रेस के नेता देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार है, उनकी तुष्टीकरण की नीति जिम्मेदार है, और वो अभी भी तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। देखिए, वहां पे मैं एक ही पंक्ति में कह देना चाहता हूं, यह कांग्रेस की बहुत पुराना मर्ज है। 1913 में इन्होंने वक्फ वाल औलाद विषय के ऊपर जिन्ना का समर्थन किया इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। 1916 में इन्होंने लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की डिमांड स्वीकार की। और आज की पीढ़ी को पता होना चाहिए तो पृथक निर्वाचन क्षेत्र कैसे थे कि वहां कॉन्स्टिट्यूएंसी में सुप्रिया का जवाब ले लेते हैं इसके ऊपर। सुप्रिया शनित, नहीं, अभी पूरी बात सुनिए। समय 10 सेकंड का जवाब ले रहा हूं मैं। सुप्रिया 10 सेकंड समय है 10 सेकंड। सुप्रिया, 11 साल से सत्ता में आप है, ले आइए पीओ